जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से दुआ भी करता हूं आपके खुशामदीद के लिए। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैंने IIT से बीटेक किया हुआ है। मैं लास्ट 15 ईयर्स से बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी करते हैं उन्हें केमिस्ट्री ट्रेनिंग देता हूँ और अभी तक हज़ारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। नाउ ये अब की बारी आपकी है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में, जो कि GOC का 3rd लेक्चर है। एंड दिस ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय L1 कोचिंग यूट्यूब चैनल L1 एस्पायर ऐप के द्वारा। एंड यहाँ पे हमको सारे फीचर्स मिलते हैं बच्चों। वी हैव जस्ट 4 थंब रूल्स टू मेक दिस क्लास मोर इफेक्टिव, मोर इंटरैक्टिव। यू ऑल नो दिस रूल्स। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट? ऑल फैसिलिटीज आती है, इट्स कंप्लीट पैकेज फॉर यू। सो अगर आपको ये अच्छा लगता हो, फैसिलिटेट करता हो, हम लोग का तरीका पढ़ाने का आपको सूट करता हो, यू जस्ट कन्वे टू अदर्स ऑल्सो, राइट? आप उनको बताएं, अपने भाई बहन, स्कूलमेट, क्लासमेट को। पिछली क्लास में, इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन बाय ELD। एनर्जी लेवल डायग्राम से हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था कि एनर्जी कैसे, किस तरह से ग्राउंड स्टेट, देन फिर ट्रांजिशन स्टेट एंड देन फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। वी हैव सीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2 एंड SP3 एंड वी नो दैट एनर्जी इज inversely proportional to percentage S character. Do you remember it? Yes. S is less energetic than P, so more the S character, lesser will be the energy. Now lone pair in hybrid orbital. Do you remember it? Lone pair कहाँ जाता है? Hybrid orbital में जाता है. Yes. We have seen by energy level diagram. Now चूँकि हमने ELD पढ़ा हुआ है बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपको पीछे की चीज़ें याद है या नहीं। रेडी? चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ड्रॉ ELD फॉर SP3 हाइब्रिड ऑक्सीजन। SP3 हाइब्रिड ऑक्सीजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करिए, और इस बहाने हम आप लोगों को देख भी पाएंगे कि आप लोग जगे हैं, सोए हैं, कितने एक्टिव हैं। यस, ओके। यहाँ बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सो प्लीज़ ड्रॉ ELD फॉर SP3 हाइब्रिड ऑक्सीजन एटम, एवरीवन। और ड्रॉ करने के बाद आपको बोलना है डन, एंड टाइम इज 60 सेकेंड्स, बिकॉज वी नो वी हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ होमवर्क, वी हैव लाइन ऑफ थॉट की, सो कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो 60 सेकेंड का टाइम बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो। करते ही आपको लिखना है डन। कम ऑन एवरीवन। SP3 हाइब्रिड ऑक्सीजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। एवरीवन कम ऑन। डन। वाओ, बहुत सारे बच्चे मेरे कर लिए भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग मेरे सोच से ज़्यादा स्मार्ट हो, एक्टिव हो। गुड। सबका आंसर आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन शुड आंसर हियर। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट 10 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन। नाउ टाइम इज ओवर। ओके, सो डियर, कंग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत फास्ट किए, मेरी सोच से 2 गुना फास्ट किए। विद इन 30 सेकेंड्स आंसर दे दिया आप लोगों ने। ग्रेट। तो क्या आपने ये देखा कि ऑक्सीजन के SP3 हाइब्रिड में 2 लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जाते हैं? हैव यू सीन दिस? क्या आपने इस चीज़ को अनुभव किया बच्चों? लेट्स से ऑक्सीजन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8 मतलब 1s2 2s2 2p6, यस, 2p4 8. Now we can draw these structures in energy level diagram. Yes, so 1s2 2s2 2p4. This one 1s2, ये helium है, it's a inert, it's a stable. Then 2s2, this one, then 2p4, 1 2 3 and 4, this 2p4. Okay, so now
we know the transition state, we know the whole story. Let's draw the hybrid orbital directly. बच्चों ये इसको तो इन्वॉल्व होना नहीं है, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे और हमें 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे. यस, 1 2 3 4 है ना. इनकी एनर्जी जो s से ज़्यादा और p से कम होगी. दिस वन इज 2s, दिस वन इज 2p. sp3 की एनर्जी s से ज़्यादा और p से कम होती है. वी हैव सीन इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा है. नाउ वी हैव 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 we just follow Hund's rule and Pauli exclusion principle to fill the orbitals. Here we know helium is there, 1s2. okay, now 1 2 3 4. which rule we are following? Hund's rule. Then we will pair up 5 and 6. These are hybrid orbitals, don't it? Wow. So you can see here 2 lone pairs which are in hybrid orbitals, and here we have 2 half-filled orbitals which will take part in sigma bond formation. तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ. तो ऑक्सीजन जब sp3 हाइब्रिड हुआ, कितना मज़ेदार है ना. कोई बोलता है कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है, ये बात थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन जब हम इसको देख लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे जा रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट और थोड़ा हमारा नॉलेज और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है. ये 2 लोन पेयर हैं बच्चों, 2 लोन पेयर्स. These are part of the hybrid orbital and 2 sigma bond. Likewise, we can see the case of H2O. H2O में ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाया और यहाँ 2 लोन पेयर है. ये 2 लोन पेयर कहाँ जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में. तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. इज दैट क्लियर? वाओ, मज़ा आ गया. आप लोगों ने पहले ही सही किया हुआ है. नाउ मैं पिछली क्लास में इसकी थोड़ा सा इसका बेस बनाना शुरू किया था. कोई भी वहीं जाता है जहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी जितने भी उसके पास ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ड हो. दैट्स अ बिट श्योर. नहीं, हमेशा यही होता है. इट्स ए नेचुरल. कोई भी वहीं जाता है जहाँ पर कंपैरेटिवली उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो. कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जितनी संभावनाएं हैं उनमें उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो. ओके, चलिए बच्चों, बताना क्या चाह रहा हूँ. लोन पेयर के पास मैंने आपको पिछली क्लास में शेयर किया था 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक, या तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाए जैसा कि वी हैव सीन जस्ट राइट नाउ, एंड दूसरा कि वो कंजुगेशन में चला जाए. अब ये कंजुगेशन क्या है, तो आप यहाँ टॉपिक का नाम देख सकते हैं, मैंने लिखा है कंजुगेशन. वो मुझे पढ़ाना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है. लिटिल बिट पेशेंस यू हैव टू फॉलो. लेट्स सी hybrid orbital and conjugation. The lone pair preferentially will like to reside in one of which possesses comparatively more stability. जिसमें स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, तुलनात्मक रूप में ज़्यादा हो. आइदर इट इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल और इट इज़ कंजुगेशन. ओके बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि लोन पेयर की स्टेबिलिटी कंजुगेशन में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है ना. उसकी एनर्जी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी इन दोनों की तुलना में. तो लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा? कंजुगेशन में जाना चाहेगा. तो फिर आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्यों ले गए? अगर किसी वजह से, अगर किसी कारण से वो कंजुगेशन में नहीं जा पाता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो वो कहाँ जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में. ओके, सो हम कहेंगे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. यहाँ कौन से लोन पेयर गिनती करोगे आप? उस लोन पेयर की गिनती करोगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया. और हाइब्रिड ऑर्बिटल में कब जाएगा? जब कंजुगेशन ने उसको लात मार के भगा दिया हो. ना, तुमको मिलेंगे ही नहीं. अरे यार, तो बड़ा ज़रूरी हो गया, ये जानना ज़रूरी हो गया कि वो कब कंजुगेशन में जाएगा. तो यहाँ पे हम किस लोन पे गिनती करेंगे? तो यहाँ पे हम उस लोन पे गिनती करेंगे विच इज़ नॉट इन कंजुगेशन, जो कि कंजुगेशन में नहीं गया. जो कि कंजुगेशन में नहीं गया, जो कंजुगेशन में नहीं जाएगा उसकी गिनती करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे. मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था. यस, ओके, ग्रेट. नाउ अब किसी दोस्त ने लिखा है कि ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता तो मधु सिंह जी कह रही हैं,
बिटिया तो एक बार खुद से कर लो ना, पाई बॉन्ड बनाएगा तो sp3 नहीं होगा, वो sp2 होगा या sp होगा, बना के देख लो। जितना मैंने आपको देखो, हम जब पढ़ाते हैं ना तो आपको सिर्फ कंटेंट नहीं देते हैं, आपको आइडिया देते हैं, तो उस आइडिया को फॉलो करके आप ट्राई करके देखें ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो sp3 नहीं होगा, और यहाँ हमने sp3 देखा था इसलिए पाई वाला केस नहीं आया था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्या बच्चों, कंजुगेशन। क्या शुरू करते हैं, कंजुगेशन। क्यों, जब लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, और कंजुगेशन में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स सी कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन इंग्लिश में एक टर्म है बच्चों, कंजुगेट। ये इंग्लिश का एक वर्ड है कंजुगेट। कंजुगेट मतलब नियर बाय, कंजुगेट मतलब नियर बाय, बगल वाला, पड़ोसी। किसके बगल वाला, हम किसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो रिएक्टिव हो। रिएक्टिव कौन होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। इस पे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो कहते हैं कंजुगेट मतलब पड़ोसी। किसका, क्लास में कोई सर आए कहें भाई पड़ोसी खड़े हो जाओ, ये किसका पड़ोसी, आई मीन दिस इज ए रिलेटिव टर्म, तुलनात्मक बात है ये, आप विद हुम यू आर टॉकिंग अबाउट। सो कंजुगेट मीन्स नियर बाय, नियर बाय विद रिस्पेक्ट टू किसके पड़ोसी, रिएक्टिव स्पीसीज का पड़ोसी। किसका बच्चों, रिएक्टिव स्पीसीज का। सो नियर बाय विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव स्पीसीज, रिएक्टिव स्पीसीज। सो बच्चों रिएक्टिव स्पीसीज के बगल वाले पोजीशन को हम लोग कंजुगेट पोजीशन कहते हैं। कोई आपसे पूछे कंजुगेट पोजीशन किसको कहते हैं, तो व्हाट यू विल से, द नियर बाय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव स्पीसीज। मैं कहूँ भाई वो मंगल के बगल का लड़का खड़ा हो जाए तो मंगल के आसपास जितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, हैं। मैं कहूँ कि वो गुड़िया के आसपास की लड़कियाँ खड़ी हो जाएं तो खड़ी हो जाएंगी। तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव स्पीसीज। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ आप लोग सोच रहे होगे ना कि रिएक्टिव स्पीसीज क्या होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होता है रिएक्टिव स्पीसीज बच्चों। रिएक्टिव स्पीसीज वो होगा, रिएक्टिव है यार, बदमाश है, लड़ाकू भाई, लड़ना चाह रहा है, कह रहा हमको लड़ना है। कौन लड़ाई करेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टिव स्पीसीज वो होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, दैट विल बी रिएक्टिव स्पीसीज। क्लियर। अब ये कौन होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो आपको पता है ना कि बॉन्ड बनाने से, बॉन्ड क्यों बनता है, अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है। तो जो बॉन्ड बना लिए होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, वो स्टेबल होंगे, वो रिएक्टिव स्पीसीज नहीं होंगे। तो रिएक्टिव कौन होगा, जो या तो बदमाशी किया है, बॉन्ड नहीं बनाया, या फिर वीक बॉन्ड बनाया, कमजोर बॉन्ड बनाया। ओके, सो रिएक्टिव कौन होंगे बच्चों, रिएक्टिव स्पीसीज कौन होंगे, रिएक्टिव स्पीसीज कौन होंगे, ये दो होंगे। एक वो जो नॉन बॉन्डेड है, जो बॉन्ड नहीं बनाया है। ओके, एंड दूसरा कौन होगा बच्चों, जो वीकली बॉन्डेड है, जो कमजोर बॉन्ड बनाया है। ओके, वाओ ग्रेट। तो रिएक्टिव से दो टाइप के हो गए। ध्यान रखना आपको, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ अगर आप सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो, फादर एंड मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाओगे, डैम श्योर। बाबा नागदेव का ये गारंटी है। तो बच्चों रिएक्टिव से उसको बोलेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है, बॉन्ड बनाने से एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब जो बॉन्ड नहीं बनाया है, वो बदमाशी किया है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये कौन कौन है, ये दो हो गए। पहला लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, लोन पेयर रिएक्टिव स्पीसीज हो गया हमारा। देखो अभी कंजुगेशन वाली बात हम यहीं शुरू किए थे। दूसरा हो गया बच्चों फ्री रेडिकल, नमोए में फ्री लगा है, देखो इसका नेम इटसेल्फ हैज़ द वर्ड फ्री। फ्री मीन्स नॉन बॉन्डेड विच इज़ फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग। ओके, सो फ्री रेडिकल आप इसके विषय में जरूर जानते होगे, मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे। ये अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, अनपेयर्ड
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बॉन्ड नहीं बना है, ये दोनों क्या हो गए रिएक्टिव स्पीसीज। नाउ वीकली बॉन्डेड, नोट तो कर रहे हो ना आप लोग, नोट करते रहना भाई। नाउ वीकली बॉन्डेड बच्चों, ये भी दो हो गया हमारा। पहला कमजोर बॉन्ड, ये कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। आपको पता है ना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड में अट्रैक्शन ज़्यादा लग जाता है, सिग्मा बॉन्ड में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। ये वीकली बॉन्डेड पाई बॉन्ड, इसमें इंटरेक्शन कम हुआ बच्चों, तो दो हो गए, या तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, एक कंडीशन छूट गया बच्चों, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ छूट गया, नॉन बॉन्डेड में एक और है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। कौन है, ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा। ओ हो, बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, वैकेंट ऑर्बिटल। ये तो वैसे है ना, ऐसे हमारे गांव के शेर खां जो है पहलवान सिंह, वो भूखा है तो गांव स्टेबल नहीं है। पहलवान सिंह है, किसी का छीन के खा सकता है, ताकतवर है, और वो भूखा है, तो वो गांव सुरक्षित नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, और वो क्या है, खाली। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम खाली है, सुरक्षित मामला नहीं चल रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये भी अगर बॉन्ड बनाया होता तो वैकेंट होता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो कुल कितने केस निकल के आए यहाँ पर, कुल 5 केस। देयर आर 5 केसेस ऑफ द रिएक्टिव स्पीसीज, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं ध्यान देना है, ओनली 5 केसेस। फर्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ डबल बॉन्ड एंड फिफ्थ ट्रिपल बॉन्ड। याद हो गया आपको रिएक्टिव स्पीसीज, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से फिर रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्टिव स्पीसीज वो होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिनकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये दो टाइप के होंगे, नॉन बॉन्डेड या वीकली बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड में हम लोग 3 पढ़ते हैं बच्चों, 1 2 3, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर एंड फ्री रेडिकल। यस, याद हो गया आपको। वीक बॉन्ड में कौन से वाले हैं बच्चों, पाई बॉन्ड 2 जगह, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कहें सर इतना आसान है, पूरा रट गया, हमको याद भी हो गया, समझ भी आ गया। ये जादू है भैया, ये जादू है, ऐसा होना ही है। तो कंजुगेशन में कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव स्पीसीज। अभी तुम्हें कंजुगेशन दिखाने वाला हूँ मैं, कंजुगेशन में होता क्या है। तो कंजुगेशन पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको बच्चों, फर्स्ट वी हैव सीन, पहले हमने देखा अभी कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशन किसको बोलते हैं, लिखोगे तुम नियर बाय पोजीशंस, पोजीशन नहीं पोजीशंस, नियर बाय पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव स्पीसीज के बगल वाले पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंजुगेट पोजीशन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए कम ऑन बच्चों। ये OH लगा दिया मैंने, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब चलो मुझे कहना हो, बताइए यहाँ कंजुगेट पोजीशन कौन कौन सा है। देख लो यार, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दुनिया को पता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को इसमें काउंट नहीं करते हैं कंजुगेट पोजीशन में, क्यों, हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड जिससे बनाया पूरा हो गया, तो अब उसकी और कुछ करने की औकात नहीं है। ठीक है, वहाँ ना कोई ऑर्बिटल है और एक्स्ट्रा ना कुछ है, तो छोड़ो, बहुत सीधा भोला भालू बच्चों है, छोड़ो उसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ लोन पेयर है, इसके बगल वाले पोजीशन को अंग्रेजी हिंदी दोनों में समझ लो, नियर बाय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, ये कंजुगेट पोजीशन हुआ। देखो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट पोजीशन। अगर बच्चों यहाँ पर और भी ऐसे ऐसे होता ना, तो हम देखो ये पाई बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड के बगल में ये भी और पाई बॉन्ड के बगल में भी ये भी कंजुगेट पोजीशन हो जाता। तो जितने भी नियर बाय पोजीशंस हैं ऑल विल बी कंजुगेट पोजीशन। लोन पेयर के बगल में कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट। बगल समझते हो ना, जस्ट नियर बाय, जस्ट साइड में जो हो। ओके, सो कंजुगेट पोजीशन समझ गए आप लोग। कंजुगेट पोजीशन समझने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रिएक्टिव स्पीसीज को समझना। किसको, रिएक्टिव स्पीसीज को। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मुझे ये दिया गया नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ कुछ चुटकुले सुनना जरूरी है ना। चुटकुले मतलब ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं
और शकल सूरत से बड़ी भोली भाली लगती हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स सी, अब इसे मुझे कंजुगेट, जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन। जरूर जानते होंगे आप लोग, इनऑर्गेनिक बेंजीन। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसको बोलते हैं बोराजीन। ये बात है ना। गुड, आप लोग समझ रहे हो, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, राइट? दैट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, कोई बात नहीं। मुझे पता आपने शायद पढ़ा होगा। ये बेंजीन टाइप का है ना बच्चों, से बेंजीन होता है C6H6। ये क्या है? ये है C6 की जगह पर, लेट्स सी, C6 की जगह पर बोरॉन और नाइट्रोजन आ गया है, B3N3। ये 6 हो गए और ये H6 हो गया, है ना। तो इसकी जगह पर ये दोनों आ गए हैं, राइट बच्चों। अब देखो, सब कार्बन होते तो नॉन पोलर होता, इसमें बोरोन नाइट्रोजन आ गया, थोड़ा ये पोलर हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन पोलर होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए अपनी बात करते हैं सब। चलिए अपनी बात पे आते हैं हम लोग। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनते रहना, मैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ हम लोग क्या ड्रॉ करना है? कंजुगेट पोजीशन। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। कहें गुरुजी कैसे मालूम चला? देखो बच्चों, बोरॉन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। भाई कितने घर हैं आपके पास और उसमें कितने जगह फैमिली रहती है? तो घर अगर 10 तो है, फैमिली 7 जगह रहती है, 3 घर खाली है ना, ऐसे ही काउंट करते हैं। सेकेंड पीरियड का है, जितने पीरियड में होता है n = 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा, वो n² होता है। 2² कितना हो गया? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ये कौन कौन से? तो सेकेंड पीरियड में 2s और 2p, s के पास 1 डब्बा और p के पास 3 डब्बा, कुल कितने हुए? 4 डब्बे हुए। बोलो यस नो? गुड बच्चों, बहुत अच्छे। तो 4 ऑर्बिटल हुए इसके पास और इसने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना दिया, 1 ऑर्बिटल बच गया। अब ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो खाली होगा। तो बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। तो 1, 2, 3 बॉन्ड बना दिया, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, ऑर्बिटल बच गया। कैसा ऑर्बिटल हुआ? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ लोन पेयर के बगल में कंजुगेट पोजीशन, वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में कंजुगेट पोजीशन, लोन पेयर के बगल में कंजुगेट पोजीशन, वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में कंजुगेट पोजीशन। कहें सर ये क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि इसमें सारे एटम्स कंजुगेट पोजीशंस पे हैं, राइट। तो ऑल एटम्स आर एट कंजुगेट पोजीशन, सारे हैं। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मैंने यहाँ पे एक और बात बताई आपको कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसे ढूंढा जाए, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कुछ दिमाग में सेट में बैठा लो, दिमाग में कुछ लाइन ऑफ थॉट डेवलप कर लो। पहले काउंट करोगे उसका किस पीरियड का है, पीरियड से निकल जाए उस पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल जाएंगे, राइट। और उसको देखो उससे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल भर गए तो बस इन दोनों कंपैरिजन करना है, कंपेयर दिस टू, कंपेयर दिस टू। अगर ऑर्बिटल बच जा रहे हैं, ये पूरा कंज्यूम हो गया तो वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट्स इट, सो इजी। ओके, वाओ ग्रेट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में सारी बातें आ गई। तो हमने क्या पढ़ा दिया आपको? कंजुगेट पोजीशन किसको कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम दैट्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में और ऑर्गेनिक में तीनों में काम आता है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ओके तो बच्चों, अगर एक रिएक्टिव स्पीसीज के, बहुत ध्यान सुनना है, अगर एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज है, एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज है, तो ऐसे सिस्टम को कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, दैट वी विल सी। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इफ अरे यार
हाँ, अ रिएक्टिव स्पीसीज इज प्रेजेंट at conjugate positions to another reactive species। अगर एक रिएक्टिव स्पीसीज के कंजुगेट पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है, द सिस्टम इज सेड टू बी कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, लाइक वाइज देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये कंजुगेटेड सिस्टम हुआ या नहीं? यस एवरीवन, ये कंजुगेटेड सिस्टम हुआ या नहीं? बताओ जल्दी से आप लोग। अगर एक रिएक्टिव स्पीसीज के बगल वाले पोजीशन पर दूसरा रिएक्टिव स्पीसीज आ जाए, द सिस्टम इज सेड टू बी कंजुगेटेड सिस्टम। नो, नहीं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को 11th में सब पढ़ाया गया है, बट 12th की चीज़ें हम मुझे समझाने के लिए इनको यूज करना ज़रूरी है। सो मैं 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ और आई हैव टू डू दिस, मैं मजबूर हूँ करने के लिए, बिकॉज बिना इसके मैं वो 12th कॉग्निटिव पढ़ाऊँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत होगा, आपको समझाने में दिक्कत आएगी। तो चलिए वो आप रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा, राइट? ओके, गुड बच्चों, नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे समझ रहे हो आप लोग, कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। क्यों? ये हमारा एक रिएक्टिव स्पीसीज है, ओके, इसके कंजुगेट पोजीशन मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्टिव स्पीसीज नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहें सर ये न्यूट्रल कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 2 बॉन्ड दिख रहा है, बाकी 2 बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, इसको हम लोग दिखाते नहीं है, बट वो अदृश्य वे में है ना, वहाँ छुपा हुआ है वो। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता बच्चों, सी दिस वन, नाउ इट्स अ कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, सो पाई बॉन्ड ये है, इसके बगल वाले पोजीशन यहाँ पर एक दूसरा पाई बॉन्ड आ गया, सिस्टम इज सेड टू बी कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, सो नाउ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बच्चों, ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग सीख गए हो। रेडी? चलिए बताइए। मार्क कंजुगेट पोजीशंस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इनमें आपको कंजुगेट पोजीशंस को मार्क करना है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिया, ए और बी, आप ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लेना, डन है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी। टाइम इज 60 सेकेंड्स फॉर ए एंड बी बोथ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बोल दो, डन करते ही बोल दो हो गया, बिना किए नहीं बोलना है, करके बोलना हो गया ना। BF3 CH3 CH2 OH। गुड, बहुत अच्छे। सी तो कर लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। अरे यार 15 सेकंड के अंदर कर दिया आप लोग। आपको बताना है कि कंजुगेट पोजीशंस कौन कौन से हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, पूरी जमात का आंसर आ जाए भाई, पूरा मास कूद जाओ सारे बच्चों, कम ऑन। गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, नाउ लास्ट 5 सेकेंड्स। नाउ टाइम इज ओवर। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने कर लिया है तकरीबन। आई एम वेरी हैप्पी। मैं देख रहा हूँ अंकित जी, अश्विन, आलोक, अभय, कुनिका, अक्षांश, सो एवरीवन, ऋतिक। सो यू नो, पता है आपको, मैं एक बताऊँ, पढ़ाई लिखाई बहुत कूल सूदिंग चीज़ है। इसमें ऐसा नहीं कि पढ़े हुए जल्दी भागना है, जल्दी पूरा करना है, हो जाएगा बिलीव। फिजिकल केमिस्ट्री में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कवर हो गया, सरफेस को छोड़ करके, राइट। बचा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल ही रहा है, ऑर्गेनिक मेरे ऊपर छोड़ो तुम। ऑर्गेनिक में भी आपको आइसोमेरिज्म में कुछ बताया गया है, तो वो छोड़ दो आप, ठीक है। सो वी विल डू दैट। ऑर्गेनिक में हम और मोरिया से लगे हुए हैं, तो हमारा कोर्स बहुत टाइमली खत्म होगा। इनफैक्ट आपका जो वीक होगा उसको फिर से रिवाइज करा देंगे। तो हम लोग एक तरीका है ताकि आपके दिमाग पे अच्छा सा इंप्रेशन बन सके। ओके बच्चों, तो कई बच्चे ना जल्दी करने में सीख नहीं पाते हैं। सीखने पे ध्यान देना है, कोशिश करना हम जो सीखे कन्वर्ट हो, ठीक है। BF3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग बहुत ही प्यारे हो यार। BF3, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। शायद ये बात सबने निकाल लिया होगा, बोलो यस नो। ठीक है, तो इस दोनों, इसका
कंजुगेट पोजीशन ये, कंजुगेट पोजीशन ये, कंजुगेट पोजीशन ये, मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बगल में तीनों हो गए। ओके, इसके लोन पेयर के बगल में हो गया, इसके भी लोन पेयर के बगल में, तो ऑल आर कंजुगेट पोजीशंस। यस, बहुत अच्छे। नाउ CH3 CH2OH, यहाँ पे कोई रिएक्टिव चीज नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों, दिस वन इज कंजुगेट पोजीशन। ओके, सो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से बच्चों फटाफट कर लो। मार्क कंजुगेट पोजीशंस इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जल्दी, मेरा मन कर रहा है मैं आपको फिर 1 ही मिनट दूं, 60 सेकेंड्स दूं, जल्दी, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको कंजुगेट पोजीशंस को मार्क करना है, डू इट सून। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। वाओ, बहुत बढ़िया, शानदार। 4 क्वेश्चन 30 सेकेंड में, स्पीड तो बड़ी अच्छी है आप लोगों की। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। विश्वजीत पाल, सुरेश राज, आदित्य, दिग्विजय, अश्विन, अनुप कुमार सिंह, वेरी गुड। नाउ लास्ट 3 सेकेंड एंड टाइम इज ओवर। ओके, सो क्लैपिंग फॉर यू, यू ऑल हैव डन वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सी, इसके कंजुगेट पोजीशन बच्चों, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल जस्ट 1 कंजुगेट पोजीशन। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है एलीन। एवरीवन कम ऑन, रिमेंबर इट्स नेम, एलीन, ALLENE। इसका नाम देके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बच्चों, नाम याद कर लो इसका। और हम लोगों को पढ़ाई को ऐसे करना कि पता ही न चले, हमको बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाए। बच्चों, जब कार्बन कार्बन में कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड बनता है, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड बनता है, कितने भी बन जाए लगातार, तो ये एक फैमिली बनती है, एंड दिस फैमिली इज कॉल्ड क्यूमुलिन फैमिली। क्यूमुलिन फैमिली, इसको हम लोग क्यूमुलिन फैमिली कहते हैं। ओके, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड क्यूमुलिन फैमिली। लेकिन इस लगातार होने के लिए मैं किसी से बात कर रहा था कि कौन था वहां पे, कहने कोई नहीं था, मैं अकेले ही बात कर रहा था। अरे क्या पागल हो गए क्या? लगातार होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। तो लगातार होने के लिए कम से कम 2 चाहिए, जो यहाँ पे 2 है बच्चों। क्यूमुलिन परिवार का सबसे मासूम छोटा प्यारा सदस्य है, क्या नाम इसका? एलीन नाम है, एलीन। ओके, सो एलीन में बाय द वे इसका नाम बता दिया आपको, क्यूमुलिन का नाम बता दिया, आपको याद हो गया होगा। इसके ऊपर आइसोमेरिज्म वगैरह हर जगह सवाल पूछे जाते हैं ना। तो पाई बॉन्ड के बगल में देखो ये कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल में देखो ये कंजुगेट पोजीशन। क्लियर? यहाँ जाओ, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल में कंजुगेट, हो गया। देखो ये पाई बॉन्ड, इधर बगल में कंजुगेट, इधर बगल में कंजुगेट, इसके बगल में कंजुगेट। ठीक है, 1 2 3 कंजुगेट हो गए। चलो भाई यहाँ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर है बच्चों, बगल में कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट पोजीशन, राइट। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट पोजीशन, पाई बॉन्ड के बगल में सब कंजुगेट पोजीशन पे हो गए। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। यस, क्यूमुलिन। ओके, क्यूमुलिन का C से नाम होता है बच्चों, बेटा Q से नहीं। आदित्य दोस्त कौन है? आदित्य ने, किसने गलती कर दिया? अच्छा, आदित्य नहीं, ठीक है बेटा, सुधार लो उसको। चलिए नेक्स्ट बच्चों, मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के पहले कुछ ये बता दूं आपको मैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये देखो बच्चों, जो कंजुगेटेड सिस्टम होता है, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब जैसे मैं भारत देश जो है वो किन किन लोगों के साथ व्यापार कर लेता है, उन देशों से होके जा सकता है, हम देशों के बीच में समझौते होते रहते हैं। तो जो कंजुगेशन में उनके इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोकलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे भारत है, हमारे पड़ोस में भूटान देश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन देशों से हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं,
राइट। तो हम उन देशों में हमारी आर्मी चली जाती है, उनकी आर्मी हमारे देश में चली जाती है और आपस में एक बहुत ही लेकिन हमारे देश के लोग आर्मी वगैरह पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो ऑकवर्ड सिचुएशन है। जाएंगे तो कुछ करने जाएंगे, आर्मी जाएगी तो कुछ करा के आएगी उधर, हाँ ना, बालाकोट वगैरह। मतलब ये है कि वो नहीं जा सकते। तो कंजुगेटेड सिस्टम अगर होता है तो जो रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं बच्चों वो डीलोकलाइज कर सकते हैं। जैसे समझिए अगर ये एक बंदा है, ये रिएक्टिव है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसने किया बदमाशी है, इसको मारने के लिए कोई आता है और यहीं बैठा हुआ है तो आएगा और इसको मार के चला जाएगा, डंडन डंडन इसको बजा के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डीलोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज मतलब वो अपनी जगह से कहीं और चला गया, कहीं और से कहीं और चला गया, कहीं और से कहीं और चला गया, डीलोकलाइज हो गया ना। ये यहाँ से यहाँ चला आया, यहाँ से भाग के यहाँ चला आया, यहाँ से भाग के यहाँ चला गया, तो उसके जब वो मारने यहाँ आएगा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं डीलोकलाइज होने से अवेलेबिलिटी घट जाती है, उपलब्धता घट जाती है। यस, ओके। सो अगर डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज होता है बच्चों, डीलोकलाइज होता है मतलब वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो कई जगह मूव कर रहा है। तो कहाँ मूव करेगा? तो जो रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं वो जहाँ जहाँ तक कंजुगेशन होता है वहाँ तक मूव करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। अगर कोई एक ही जगह पर स्थिर है ना, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज। वो एक ही जगह पर रिजाइड है ना, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज। बट इफ इट इज मूविंग तो वो कहाँ तक मूव करेगा? तो मूव करता है वहाँ तक जहाँ पर कंजुगेशन है, जहाँ सिस्टम कंजुगेटेड है। ओके, नाउ एक बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं हम लोग बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन या रिएक्टिव स्पीसीज जो मूव करते हैं ना, रिएक्टिव स्पीसीज डीलोकलाइज समझ गए होंगे आप लोग। आतंकवादी अगर कहीं कुछ गड़बड़ी करता है तो यहाँ से भाग जाता है पाकिस्तान में, वहाँ से भाग जाएगा तुर्की में, वहाँ से भाग जाएगा इधर, है ना, जहाँ जहाँ वो भाग सकता है कि वहाँ इंडियन आर्मी ना पहुँच पाए। मालूम चला भाग गया अफगानिस्तान में, वहाँ इंडियन आर्मी गई, उसको बड़ी मार मारी। तो वो वहाँ जाएगा जहाँ पे कंजुगेशन होगा और ऐसा करने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि बम फटक के वहीं खड़ा है कि आओ हमको मारो, ये तो होगा नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं? तो डीलोकलाइज मतलब भागना। कौन भागता है, कौन डीलोकलाइज करता है? जो रिएक्टिव है, जो स्टेबल है, उसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। और कहाँ होता है? कंजुगेटेड सिस्टम में। ऐसा होने से क्या होगा? उसकी अवेलेबिलिटी घट जाएगी। जब उपलब्धि नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, नाउ डीलोकलाइज, रिएक्टिव स्पीसीज बच्चों डीलोकलाइज करते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाया, बच्चों नोट कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। रिएक्टिव स्पीसीज डीलोकलाइज करते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसलिए लोन पेयर, फ्री रेडिकल या पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये कंजुगेशन में होते हैं तो इनको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करते हैं। किसकी तरह? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर वो लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है तो उसको आप लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करोगे। ये फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के द्वारा ही मूव करते हैं। तो ये नोट कर लो बच्चों कि रिएक्टिव स्पीसीज का डीलोकलाइजेशन होता है वाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। I can just give a good example to you। मैं आपको एक शानदार से एग्जांपल देता हूँ बच्चों। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4। हाँ, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे ड्रॉ किया जाए बच्चों। लेट्स ड्रॉ लाइक दिस। हम इसके ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, P P P एंड P। हम सबको पता है बच्चों कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है। आपको पता है कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है यार। कौन सी? कि ये कार्बन नंबर 1 और 2 में आपने पाई बॉन्ड बना दिया, 3 और 4 में पाई बॉन्ड बना दिया। तो ये 2 और 3 पूछ रहे हैं, 2 और 3 कि हम लोग ये आपस में बना लें क्या? हमने कौन सा पाप किया है? कार्बन नंबर 2 और 3 में पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनना है? तो ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। क्या कह रहे हैं?
कि वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या अच्छा, और क्या वी आर पैरेलल, हम पैरेलल हैं तो वी कैन हैव पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये कह रहा है हमारे पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है हम लोग भी पैरेलल हैं, तो कह रहा है तो ठीक है तुम भी पाई बॉन्ड बना लो पाई बॉन्ड ऐसे। तो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ सबके बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ सबके बीच में है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज कर रहा है चारों के पास। मतलब ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, वो पाई बॉन्ड भी है। क्यों? इसने कौन सा पाप किया है ऐसा जो आपने नहीं बनाया? हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि क्या ये सिंगल यहाँ पाई बॉन्ड वैसा ही होगा जैसे यहाँ पर है? नहीं। क्यों? उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। फिर स्टेबिलिटी, हाँ भाई स्टेबिलिटी तो पूरी दुनिया कवर करती है, कि यहाँ क्यों नहीं? आगे हम लोग रेजोनेंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी पाई बॉन्ड जरूर होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पाई बॉन्ड के थ्रू होता है। तो मैंने इसलिए बताया आपको कि जो भी कंजुगेशन में होते हैं रिएक्टिव स्पीसीज, जो भी रिएक्टिव स्पीसीज कंजुगेशन में होते हैं उनका डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड के थ्रू ही होता है। ओके, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, क्लियर? यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब वो कितना मजबूत बनेगा, कमज़ोर बनेगा, ये आगे का फर्दर स्टडी का पार्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ कुछ कुछ बातें ध्यान रखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, देखो यहाँ इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। हम किसी भी लोन पेयर से पहले पूछेंगे कि भैया तुम कहाँ जाओगे, तो पहले चेक करेंगे। ध्यान रखो, कोई भी अगर कंजुगेटेड सिस्टम में होगा तभी उसका डिलोकलाइजेशन होगा। तो इस लोन पेयर से पूछा, तो लोन पेयर के बगल में क्या है बच्चों? पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कंजुगेशन में है कि नहीं बताओ? बिल्कुल है। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा? कंजुगेशन में। ध्यान समझो, ये सब क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो अगर उस सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, किस चीज़ के लिए? स्टेबिलिटी के लिए, कंजुगेशन के लिए, अगर वो हो गया तो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में नहीं ले जाओगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएंगे। रिपल्सन पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से रिपल्सन डोमिनेट करने लग जाएगा, तो स्टेबिलिटी घटने लग जाएगी। तो मतलब ये है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपको नोट कर लेना है। इफ एन एटम समझ में आ रहा है? आपस में बातें नहीं करो बच्चों। बोर हो रहे हो क्या कि ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने? क्या चल रहा है भाई? चलिए, आपस में बातचीत नहीं करना है ना, और समझ में सब कुछ आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ इनसाइट ऑब्जर्वेशन दूँ, अंदर की बातें बताऊँ, राइट। और अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। ओके, गुड, ओके, थैंक यू। तो बच्चों देखो, मैंने कहा अगर कोई एटम किसी भी रिएक्टिव स्पीसीज से कंजुगेशन में आ गया है तो एडिशनल रिएक्टिव स्पीसीज कंजुगेशन में नहीं जाएंगे। सो इफ एन एटम इज ऑलरेडी इन कंजुगेशन, अगर कोई एटम ऑलरेडी इन कंजुगेशन है बाय reactive species, so further reactive species will not take part in conjugation. So further reactive species conjugation में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ध्यान समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों। यहाँ आ जाओ, इसके पास दो लोन पेयर हैं, दोनों में से किसी भी एक लोन पेयर को ले जाओ, तो ये ऑक्सीजन एटम कंजुगेशन में आ गया कि नहीं? बोलो यस नो। आ गया ना? इस किसी भी एक लोन पेयर से, तो एक भी लोन पेयर कंजुगेशन में गया तो वो कंजुगेशन में आ गया, इसलिए दूसरा लोन पेयर इसका कंजुगेशन में नहीं जाएगा। अगर किसी एक लोन पेयर से भी कंजुगेशन मिल गया तो वो एटम का दूसरा लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा। तो अगर मुझे
इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हम कहें कितने सिग्मा बॉन्ड, एक और एक, 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, ये लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया, जी जाए वो कोई भी एक चला गया, और एक के कंजुगेशन में जाने से काम उसका हो गया, तो दूसरा लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ लोन पेयर हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे, 2 और 1 कितना हुआ? 3, और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। क्लियर? बात मेरी समझ आई आप लोगों को? sp2, वेरी नाइस। तो इसका एक लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया। चलिए मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं फिर से रिपीट मार दे रहा हूँ। अगर कोई एटम पहले से ही कंजुगेशन में आ गया है एक रिएक्टिव स्पीसीज से, तो उसके बाकी रिएक्टिव स्पीसीज कंजुगेशन में नहीं जाएंगे। अच्छा, पहले हम लोग कंजुगेशन किसके लिए देखते हैं बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान सुनो और समझो। पहले हम लोग कंजुगेशन चेक करेंगे पाई बॉन्ड के लिए, राइट? पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे लोन पेयर के लिए। अगर लोन पेयर कंजुगेशन में है तो फाइनली हम चेक करेंगे, सॉरी बीच में क्या आ गया, पहले हम चेक करेंगे पाई बॉन्ड के लिए, फिर चेक करेंगे हम लोग फ्री रेडिकल के लिए, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लोन पेयर के लिए। ध्यान समझो, अगर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में चला गया तो इन दोनों के हालचाल नहीं लोगे, अगर ये चला गया तो इसका हालचाल नहीं लोगे। तो केस सिस्टम का अगर कोई भी एटम का पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी बच्चों, लेट्स सी, अगर कोई पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पिरिडीन का। चलिए कम ऑन बच्चों, ये पिरिडीन, इसमें पिरिडीन अगर कोई पाई बॉन्ड से कंजुगेशन में है, देखो यहाँ लोन पेयर है सी, बहुत ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड के थ्रू पहले से कंजुगेशन में है। कौन? नाइट्रोजन एटम। पाई बॉन्ड के कंजुगेट पोजीशन पाई बॉन्ड, इस पाई के कंजुगेट पोजीशन पाई बॉन्ड, दिस नाइट्रोजन एटम इज ऑलरेडी इन कंजुगेशन, तो इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि देखो एनिलीन, देखो ये देखो क्या नाम इसका? एनिलीन, ये हमारा एनिलीन हुआ। अब देखो ये नाइट्रोजन एटम, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो क्या ये नाइट्रोजन एटम पहले से कंजुगेशन में है? अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये कंजुगेशन में नहीं है। क्यों? पाई बॉन्ड के बगल में कुछ भी नहीं होता, तो इस लोन पेयर की वजह से वो कंजुगेशन में गया। तो ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा कंजुगेशन में। बट अगर इसकी बात करते हैं कि अगर लोन पेयर नहीं है, ये पाई बॉन्ड से ऑलरेडी कंजुगेशन है, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। समझ गए? बोलो। तो बच्चों यहाँ पे ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जा रहा है, जबकि वो लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा है। आपको पता है ना कि कंजुगेशन में जाने से एनर्जी ज़्यादा घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसके लोन पेयर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसके लोन पेयर की स्टेबिलिटी कम होगी। लोन पेयर की वजह से ये जो होते हैं ना बेस की तरह बिहेव करते हैं, बेसिक होते हैं, बेस। तो इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? जिसके लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी। क्योंकि मुझे 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन पढ़ाना है, अल्कोहल पढ़ाना है, वहाँ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी की बातें करनी है, तो लोन पेयर की एनर्जी बहुत मतलब की चीज़ है। ओके, नाउ सी बच्चों, ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए पिरिडीन स्ट्रॉन्गर बेस होगा एनिलीन के तुलना में। ये सवाल नीट में कई बार पूछा गया है, टू इजी क्वेश्चन। ये लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया क्योंकि वो कंजुगेशन में चला गया। नाउ कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हम क्या बोलेंगे? कितने सिग्मा बॉन्ड? 2, लोन पेयर 1, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्वियसली sp2। नाउ सी, यहाँ निकालते हैं बच्चों कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन से 1 इससे, लोन पेयर 0, क्योंकि लोन पेयर कहाँ चला गया? कंजुगेशन में। ओके बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, लेकिन केस अलग है। यहाँ 2+1 है, वहाँ 3+0 है। यहाँ लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जा रहा है, वहाँ कंजुगेशन में, तो उसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर?
मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई हैं। 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी आपके लिए समाप्त कर देता हूँ, नोट कर लो। आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, फटाफट सीख लेते हो। क्या भाई ज़्यादा हो गया क्या आज हैं? चलिए ओके। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थियोरेटिकल कंटेंट में कई बार इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। एक सवाल पूछ के मैं आपको चेक कर लेता हूँ, एक छोटा सवाल। चलिए एक छोटा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कम ऑन एवरीवन, बताओ ये सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं? बताओ मुझे ए और बी, इन दोनों में कंजुगेटेड सिस्टम, इसका नाम रखा मैंने ए, इसका नाम रखा बी। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंजुगेटेड सिस्टम। इनमें से कौन कौन से कंजुगेटेड सिस्टम हैं? एवरीवन कम ऑन, ए और बी बताओ कौन कौन से कंजुगेटेड सिस्टम है। कम ऑन एवरीवन, टाइम इज 45 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो, बताना है आपको ए और बी में से कौन कौन से कंजुगेटेड सिस्टम हैं। जल्दी 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 बच्चों, कम ऑन एवरीवन। बोथ बी है, ए नहीं है, ए है, बी नहीं है, हर तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं भाई। चलिए बड़ा अच्छा डिसीजन हो गया है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, हर तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट्स गुड। हालांकि वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया, अच्छा ट्राई किया है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सर ये कंजुगेशन में नहीं है और ये कंजुगेशन में है। ये देखो एलिन है और ये एलिन की बड़ी बहन है ना, ये दोनों मिला के क्यूमुलिन फैमिली है। यस ओके। नाउ देखो बहुत ध्यान से ना बच्चों, इस पाई बॉन्ड के कंजुगेट पोजीशन पर, बहुत ध्यान से, कान के बगल से मामला निकल ना जाए। इस पाई बॉन्ड के कंजुगेट पोजीशन पर, मतलब इस कार्बन पे ऐसी कोई चीज़ है क्या? इधर नहीं, ये तो उसी से अटैच है, ये दोनों पाई बॉन्ड तो इसी से अटैच है। बगल वाले कार्बन पे कोई अटैच है क्या? नो, इट्स नॉट कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, यहां देखो इस पाई बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पर ये पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होंगे। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में डिलोकलाइज करेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉन, अगर हाइपोथेटिकल चीज बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसका इलेक्ट्रॉन पर्पल कलर का हो और इसका इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन कलर का हो, तो दोनों कलर मिक्सअप हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट इसका इलेक्ट्रॉन अगर येलो कलर का हो तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके, अच्छा इसको हम दूसरी तरह से और समझ सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए देखा जाए भाई, तो तुमको जादू दिखाना तो पड़ेगा ना यार। चलो देखो बच्चों, आपको मालूम है ना कंजुगेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, है ना। सी देखो, ये जब पीला रंग दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, यस देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, आपको पता है ना कि अगर एक ही कार्बन एटम 2 पाई बॉन्ड बनाए, जैसे इससे बनाया और यही कार्बन फिर इधर भी पाई बॉन्ड बनाए, उधर वाला मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, यही कार्बन इधर भी पाई बॉन्ड बनाए, इधर भी, तो अगर ये px वाले से बना रहा होगा तो ये py या pz से बना रहा होगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर, एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड अगर px मान लो ऐसा हो गया तो ये पाई बॉन्ड py ऐसा हो जाएगा। तो अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन किसके थ्रू होता है? पाई बॉन्ड के थ्रू। और पाई बॉन्ड कब होगा? जब पैरेलल होंगे, तो परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ संभव नहीं है। क्लियर बच्चों? तो आंसर ए कंजुगेशन में नहीं है और बी है। और आप सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ट्राई किया है, बहुत बढ़िया ट्राई किया है, बहुत अच्छे। चलिए शानदार। तो चलिए हम लोग को, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला था, उसको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, ए और बी हो बच्चों, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। देखो गजब हो गया। कई बार खेती बाड़ी में ऐसा होता है,
सारे किसानों ने लौकी खेती कर दी, सबके यहाँ खूब लौकी हुआ है। सुबह उठा तो बेड पर लौकी सोया हुआ है, नीचे लौकी है, हर जगह लौकी है। क्या चाची लौकी लेबू का? कह रहे बच्चों हमारे यहाँ भी लौकी है, तू ले जा। और ट्रैक्टर पर लाद के लौकी लाते हैं बेचने के लिए, मार्केट में दाम ही नहीं मिलता है, ट्रैक्टर के भाड़ा नहीं निकलता है। क्यों? सबके पास तो वही है यार, कौन किसको देगा। लेकिन मज़ा तब आता है जब मेरे घर में अमरूद हुआ है, बगल में चाची के यहाँ लौकी हुआ है, उनके यहाँ कुछ और हुआ है, उनके यहाँ कुछ और हुआ है, उनके यहाँ दूध है, उनके यहाँ ननुआ, उनके यहाँ आम है। वी कैन शेयर, यस दैट्स ए ब्यूटी। ऐसा गाँव में अक्सर होता है, लेकिन कभी कभी लौकी वाला केस भी होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसके पास भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये कह रहा है तुम लो, ये कह रहा है तुम लो। तो एक रिएक्टिव स्पीसीज के बगल में दूसरा रिएक्टिव तो है, बट ये सिस्टम यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? दूसरा केस पॉइंट नंबर 2, सभी लोग ध्यान सुनो। अब दोनों ही गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि दोनों के पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये कह रहा भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो, ये कह रहा हमको दो। कह रहा कहाँ से दें यार, अपने फटे आ रहे तुमको कहाँ से देंगे। एक रिएक्टिव के बगल में तो है बट यहाँ भी कंजुगेशन नहीं होगा। उसी तरह से अगर बच्चों दोनों के पास सिर्फ फ्री रेडिकल है तो ये भी कंजुगेशन में नहीं होंगे। क्लियर? इनमें इन तीनों में डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, और मैं आपको आगे रेजोनेंस से बताऊंगा कि अगर ए और ये देखो C डबल बॉन्ड C और यहाँ B हो, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, बीच में क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के थ्रू सब कंजुगेशन में आ जाएंगे। ओके, पाई बॉन्ड के थ्रू अगर जैसे ये देखो मजेदार, ये देखो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये डायरेक्ट आपस में कंजुगेशन में तो नहीं है बट इस पाई बॉन्ड के थ्रू कंजुगेशन में हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, और अगर पाई बॉन्ड है बच्चों, पाई बॉन्ड के बगल में पाई बॉन्ड है तो ये कंजुगेशन में होता है। लोन पेयर के बगल में लोन पेयर, ये कंजुगेशन में नहीं, मतलब डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ गए आप लोग? कौन किससे देगा भाई? ये कह रहा है तुम लोग कोई लेने तैयारी नहीं है ना। वैकेंट ऑर्बिटल के वैकेंट बगल में वैकेंट ऑर्बिटल, ये कह रहा हमको दो, वो कह रहा हमको दो ना। कौन देगा? किसी के पास है ही नहीं। फ्री रेडिकल यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड के थ्रू होता है या दो पाई बॉन्ड अगल बगल में है तो वहाँ कंजुगेशन होगा। क्लियर? समझ गए आप लोग? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। टाइम हो गया क्या? किसी क्लास है क्या अभी? 2 मिनट और लेता हूँ मैं। चलो बच्चों, चलो कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकालो यार, कंजुगेशन का यूज करके। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मार्क्ड एटम्स इन फॉलोइंग। इनमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कम ऑन एवरीवन, बस ये आज का आखिरी सवाल। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मार्क्ड एटम, ये 3 नाइट्रोजन है, 1 2 3, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जल्दी जल्दी बताओ। मैं इसका नाम दे देता हूँ ताकि हम लोग बात कर पाएँ कि आपने किसका निकाला है। नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3। जल्दी जल्दी, कम ऑन। टाइम इज 1 मिनट 60 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। मजेदार बात तभी है। जल्दी करो जल्दी करो, टाइम कहाँ लग रहा है भाई? बारिश कर दो आंसर की। कम ऑन एवरीवन। गुड। उज्जवल बहुत अच्छे, अंकित बेहरा बहुत अच्छे, संकेत, लास्ट 15 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन, सबके आंसर आने चाहिए। नाउ टाइम इज ओवर एंड आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया है, दैट्स ग्रेट। और कोशिश करते रहो, फॉलो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, राइट। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ बच्चों। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, 1 वाले का sp2, 2 वाले का sp3 हो जाएगा और 3 वाले का sp2 हो जाएगा। रीज़न,
इसका लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाएगा, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। क्लियर, देख लो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। इस केस में इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड के थ्रू कंजुगेशन में जाएगा। ऐसा क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज पाई बॉन्ड से ऑलरेडी कंजुगेशन हो चुका है, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया तो 0 हो जाएगा। सो अगेन sp2। नाउ लेट्स सी दिस वन, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी कंजुगेशन नहीं, ना है ना हो सकता है। क्यों? ये कंजुगेट पोजीशन पे है ही नहीं, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो मैंने देखा ये सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही किया हुआ है, अक्षांश यादव और सभी लोग मैं देख रहा हूँ, अमन कुमार, दिग्विजय, एवरीवन। ओके, सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं 1-2 लेक्चर और ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ले चलूँगा और स्लोली हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएंगे। आपको हर लेक्चर को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे सीखना है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको इसको रिवीजन के तौर पे देखना है। मैं 1-2 क्लास के बाद इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी डाल दूंगा वेब पोर्टल पे, क्वेश्चन ट्राई करते रहेगा, ऐप पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।